आज इस वीडियो में हम लोग ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ओलिगोसैकेराइड किसको कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड में कितने मोनोसैकेराइड्स रहेगा। तो ओलिगोसैकेराइड 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड के मिलने से बनता है। मीन्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड विल फॉर्म ओलिगोसैकेराइड, यानी मिनिमम 2 मोनोसैकेराइड होना चाहिए और मैक्सिमम 10 मोनोसैकेराइड कंबाइन करेगा तो एक ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें सुक्रोज है जो डाइसैकेराइड है, पहला डाइसैकेराइड, दूसरा ट्राइसैकेराइड, इसी तरीके से टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, ऐसे हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, डाई का मतलब हुआ 2। यहाँ पर देखें ये डाई का मतलब 2 हुआ, यानी 2। तो ये डाइसैकेराइड में क्या होगा कि 2 मोनोसैकेराइड के मिलने से बनेगा, और 2 मोनोसैकेराइड के मिलने से बनने का मतलब ये हुआ जब वो हाइड्रोलाइज करेगा तो 2 मोनोसैकेराइड ही बनाएगा। जैसे यहाँ पर सुक्रोज है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, यानी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हम लोग देखेंगे सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होगा। सुक्रोज बाय एंजाइमेटिक एक्शन सुक्रेज जब करेगा तो ये टूट करके देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो यहाँ पर इसका जो डाइसैकेराइड है वो बनेगा कैसे, ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव टू, यानी इसका हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स, यानी 2 मॉलिक्यूल सेम मोनोसैकेराइड दे सकता है या 2 मॉलिक्यूल डिफरेंट मोनोसैकेराइड दे सकता है। इसके हाइड्रोलाइसिस से ये सुक्रोज है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया सुक्रोज, और सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस यानी हाइड्रोलाइसिस के एक्शन के कारण। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग हुआ वो एंजाइम जो वाटर के प्रेजेंस में काम करता हो। तो ये हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रो यानी वाटर के प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, यानी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाता है और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज बनाएगा। इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा, और इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कीटोन होता है। जैसे एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पर CH2OH और CHOH, ये 4 कार्बन हुआ, 5वां कार्बन ये हुआ CHOH और 6ठा कार्बन हुआ CH2OH। तो यहाँ पर देखें कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ चेंज करेंगे इसे, यहाँ 3rd कार्बन पे कीटोन ग्रुप होता है, यहाँ पर लिखेंगे कीटोन ग्रुप, और वो होता है ये, और यहाँ पर CHOH। अब देखें यहाँ काउंटिंग अगर करेंगे तो आपको 6 कार्बन का कंपाउंड मिला, और यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन में ये फ्रुक्टोज में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का एक ही है, C6H12O6 6,6H12O6। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग माल्टोज का देखें। माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस में भी 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना। यहाँ पर लिखा है सेम या डिफरेंट, यहाँ दोनों डिफरेंट बना, यहाँ पर सेम बन रहा है। तीसरा लैक्टोज का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज देता है। ये दोनों 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब यहाँ पर ट्राइसैकेराइड, यानी ट्राइसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस के बाद, जिस मॉलिक्यूल के हाइड्रोलाइसिस के बाद 3 मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन हो, उसे हम लोग कहेंगे ट्राइसैकेराइड्स। और एक ट्राइसैकेराइड में एक एग्जांपल हम लोग लेकर के चलें। यहाँ पर देखें स्टाइकोज है, स्टाइकोज में C24H42 और O21 है, और ये से हाइड्रोलाइज करते हैं तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज दिया, एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज दिया, एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज, तीनों अलग अलग टाइप का मोनोसैकेराइड है। इसी तरीके से हम लोग टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड और हेक्सासैकेराइड, और आगे का हम लोग 10 मोनोसैकेराइड है जो कंपाउंड बनेगा, उसे हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स कहेंगे। तो हमने देखा ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। अब हम लोग पॉलीसैकेराइड्स के बारे में देखें। पॉलीसैकेराइड जैसा कि नाम से पता चलता है, पॉली मीन्स मेनी, यानी बहुत सारे मोनोसैकेराइड चेन में जुड़ करके एक पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे एग्जांपल में ले लें तो अगर
एक मोनोमर ग्लूकोज है, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, चौथा ग्लूकोज, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर के ये पॉलीसैकेराइड्स बनाएगा, पॉलीमर बना गया। तो बहुत सारे मोनोमर्स मिल करके चेन में अरेंज हो करके और पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा। ये नॉन शुगर होता है। नॉन शुगर का मतलब ये स्वीट इन टेस्ट नहीं होगा, इसलिए इसे नॉन शुगर कहेंगे। और जो पॉलीमर बनाएगा वो सेम टाइप का या डिफरेंट टाइप का मोनोमर हो सकता है या मोनोसैकेराइड होगा। यानी सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड अगर जुड़ता है तो उसे होमोपॉलीसैकेराइड्स कहेंगे। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड जुड़ता है तो उसे हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स कहेंगे, या सिंपली वी कैन से हेट्रोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर। हियर इट इज रिटन होमोपॉलीमर एंड दिस इज हेट्रोपॉलीमर। तो ये होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर भी कहा जाता है। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड अगर जुड़ जाता है चेन में तो उसे बनेगा होमोपॉलीसैकेराइड्स और सिंपली वी कैन से होमोपॉलीमर। और अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड जुड़ता है और चेन में जुड़ करके बहुत सारे मोनोसैकेराइड जुड़ करके एक पॉलीसैकेराइड बनाता है तो उसे हम लोग कहेंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। एग्जाम्पल में हम लोग ले ले तो यहाँ पर जैसे ये सेलुलोज है, सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीमरेज, यानी ये ग्लूकोज का पॉलीमरेज स्टार्च इसी का एक वेरिएंट है। और ग्लाइकोजन यहाँ पर देखें सेलुलोज जो कि प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। स्टार्च स्टोर्ड फूड एनर्जी, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। तो ये एक वेरिएंट है, ये सेलुलोज है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। वी कैन राइट हियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब किस तरीके का ग्लूकोज होगा, अल्फा या बीटा, वो बाद में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्च ये भी पॉलीमर है, इसी का एक वेरिएंट ऑफ सेलुलोज एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये भी ग्लाइकोजेन भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। तो अ वेरिएंट ऑफ ग्लूकोज सेलुलोज, और ये सेलुलोज का एज ऑफ स्टोर्ड फूड एनर्जी, एज स्टोर्ड फूड एनर्जी है ये। और ये ग्लाइकोजेन भी इसी का एक वेरिएंट है, यानी ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो ये भी एज स्टोर्ड फूड एनर्जी है, फूड एनर्जी, यानी ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में एनिमल सेल के अंदर, और ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा प्लांट सेल के अंदर। काइटिन जो होता एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का पॉलीमर है। दिस इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। यहाँ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ये एन नंबर जोड़ करके ये बनाएगा काइटिन, जो कि एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होगा। और इनुलिन पॉलीमर ऑफ, दिस इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ, ये पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है, दिस इज पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। Whereas हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स का मीनिंग ये हुआ इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इसमें इस तरीके का पॉलीमराइजेशन है, ग्लूकोज है, उसके बाद गैलेक्टोज मिल जाए, उसके बाद अगर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है, एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, या और भी अदर्स अगर मिल करके एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स बनाता हूं तो इसको हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स कहेंगे। मीन्स इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिल करके लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स बनाएगा, जिसे हम लोग
हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीमर कहेंगे। इसका एग्जांपल है, फर्स्ट वन इज हाइल्यूरोनिक एसिड्स। हाइल्यूरोनिक एसिड्स प्रेजेंट होता है जो एक सेकेंडरी वो साइट होता है उसके कोरोना रेडिएटा वाले पार्ट में ये प्रेजेंट होगा, उसको जोड़ने में मदद करता है उसके सेल्स को। दूसरा है केराटिन सल्फेट, दिस इज अनदर वन, दिस इज केराटिन सल्फेट, और केराटिन सल्फेट भी हेट्रोपॉलीमर है। एंड हेमीसेलुलोज, जो कि हेमीसेलुलोज कहाँ मिलेगा, ये फंगस सेल वॉल यानी फंगल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है हेमीसेलुलोज, और कई अदर जगह पे ये अवेलेबल होगा। उसके बाद हेपेरिन जो एंटी कोआगुलेंट फैक्टर होता है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, दैट इज नॉट अ प्रोटीन, दैट इज अ हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स होता है नेचुरल एंटी कोआगुलेंट मटेरियल। इसी के कारण हमारा ब्लड कभी ब्लड वेसल्स के अंदर जमता नहीं है, मीन्स इट प्रिवेंट्स इन कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विद इन द ब्लड वेसल्स। ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट होने से रोकता है, इसलिए कभी भी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जमता नहीं है, इसलिए इसे नेचुरल एंटी कोआगुलेंट मटेरियल कहते हैं। ये पॉलीसैकेराइड है लेकिन होमो नहीं, ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है। उसके बाद पेक्टिन जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है मिडिल लैमेला में, मिडिल लैमेला में यानी प्लांट सेल के दो सेल को जोड़ने में ये मिडिल लैमेला रहता है जिसको सीमेंटिंग मटेरियल कहते हैं, वहाँ पर ये पेक्टिन प्रेजेंट होगा, दिस इज ऑल्सो हेट्रोपॉलीसैकेराइड। एंड अगर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव मटेरियल है जो ग्रीन एल्गी में मिलेगा, और वो एल्गी के ऐसे ऑब्टेन करने वाला ये न्यूट्रिटिव मटेरियल दैट इज ऑल्सो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ये सभी जो है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है। अब इसमें से हमें हमारे सिलेबस में सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजेन है, काइटिन है, इनुलिन है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस में, नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी थोड़े बहुत स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि होमोपॉलीमर में कैसे ये सभी प्रेजेंट होता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स है वो स्टार्च है, और स्टार्च जो होता है पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज है। तो सबसे पहले ये जाने कि अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होने के कारण इसे ग्लूकैन भी कहते हैं, यानी ग्लूकोज का पॉलीमर। और ये प्लांट के अंदर जो स्टोर्ड फूड एनर्जी है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, कहाँ पे बनता है, तो सेल के जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट बनाता है, और क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, फिर वो स्टोर हो जाता है जाकर के स्टार्च के फॉर्म में। और ये स्टार्च के जब फॉर्म में होगा तो ये रैपअप होगा प्रोटीन ग्रैन्यूल्स के ऊपर में। तो यहाँ देखें ये बीच में प्रोटीन ग्रैन्यूल्स है, यहाँ पर ये ब्लू कलर का हमने देखा वो प्रोटीन ग्रैन्यूल्स है, उसके अराउंड ये रैपअप होता है, यानी लेयर्स के फॉर्म में, कई लेयर के फॉर्म में ये स्टोर होगा। अब ये जो लेयर है वो लेयर रिंग है, इस तरीके के ग्लूकोज का एक रिंग बनाता है। अब यहाँ ये सिंपल, अगर एक ही प्रोटीन ग्रैन्यूल है और उसके चारों तरफ इस तरीके से चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी स्टार्च का शीट या सेल होगा, तो सेल को हम लोग इस तरीके के स्टार्च को कहेंगे सिंपल स्टार्च। ये सिंपल स्टार्च है। और दूसरा, अगर ये इस तरीके से भी स्टोर्ड हो सकता है, तो यहाँ पर ये प्रोटीन है, प्रोटीन के अराउंड इस तरीके से ये रैपअप होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे कंपाउंड स्टार्च। और ये यहाँ पर देखें डंबल के फॉर्म में है, यानी इधर और इधर ये डंबल के फॉर्म में होगा, डंबल स्टार्च इसको कहेंगे, यानी डमरू के तरह दिखने में लग रहा तो डंबल स्टार्च, यानी ऐसा ग्लूकोज मिल करके इस तरीके से डंबल स्ट्रक्चर बनाएगा, चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब देखें स्टार्च, तीसरा पॉइंट जो हमने लिखा है मिक्सचर ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज होता क्या है, तो ये एमाइलोज चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा,
और वो भी हेलिकल फॉर्म में, यानी ये हेलिकल फॉर्म में ऐसे ये चेन ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। जबकि ये जो होगा वो इसमें ब्रांचिंग होगा, एक चेन हुआ ऐसे और इसके साथ दूसरा इसमें ब्रांच होगा, फिर इससे ऐसे ब्रांचिंग निकलेगा या इससे ऐसे ब्रांच निकला। तो ये जो एमाइलोज पेक्टिन है, ये एमाइलोज है जो सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हेलिकल स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज हेलिकल, और वो ब्रांच्ड है, ये हेलिकल है और ये ब्रांच्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, ये ब्रांच्ड है। ब्रांचिंग कैसे होगा वो भी हम लोग देखेंगे। ब्रांच्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल का चेन है। अब देखें बनता कैसे है, तो यहाँ पर एक अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, ये पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, देखिए अल्फा क्यों। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें पहले कार्बन पर ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन है। यहाँ पर भी ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन है। 6 कार्बन यहाँ पर भी है। पहले कार्बन और छठे कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, पहले कार्बन पांचवें कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, पहले कार्बन पांचवें कार्बन के बीच में ऑक्सीजन। अब इन दोनों को पॉलीमराइज होना है, यानी जुड़ना है। 2 जुड़ेगा तो डाइसैकेराइड, बहुत सारे जुड़ गया तो पॉलीसैकेराइड। अब यहाँ पर ये देखें जुड़ता कैसे है, तो ये फोर्थ कार्बन पर जो प्रेजेंट है OH ग्रुप और फर्स्ट कार्बन पे जो प्रेजेंट है OH ग्रुप, यहाँ इन दोनों के बीच में ऐसे रिएक्शन होगा और एक मॉलिक्यूल वाटर यहाँ से बन करके निकल गया, ये वाटर मॉलिक्यूल बन करके निकल जाएगा। जब ये वाटर मॉलिक्यूल बन करके निकल गया तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो पहले और फोर्थ कार्बन के बीच में, और अल्फा ग्लूकोज है तो इसलिए इसको कहेंगे, जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। ये स्ट्रक्चर यहाँ आप देखें तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन रह गया और ये H और OH मिलकर के वाटर बन के निकल गया। तो यहाँ पर ऐसे फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में ऐसे इस तरीके का OH बना। तो ये फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में बना, तो फर्स्ट एंड 4, और ये अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है इसीलिए कहेंगे अल्फा, और जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी ये फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के फर्स्ट 4 कार्बन एटम के बीच बॉन्ड बना, उसे लिखेंगे 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और बाय द फॉर्मेशन ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा, यानी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा तो एक H2O, तो 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर कंबाइन किया तो 99 वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस होगा या एलिमिनेट होगा। अब ये ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ऐसे n नंबर ऑफ ग्लूकोज अगर मिल गया ऐसे बहुत सारा, तो ये बनाएगा स्टार्च का एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहेंगे एमाइलोज। ये एमाइलोज यानी स्ट्रेट चेन मिल गया, ऐसे देख लें यहाँ पर, यानी एक मॉलिक्यूल ऐसे बना, यहाँ O लिख लें, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐसे, तीसरा मॉलिक्यूल ऐसे, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल करके अगर बन रहा है बहुत सारा n नंबर, तो इसको हम लोग कहेंगे एमाइलोज, दिस इज एमाइलोज। लेकिन ये एमाइलोज जो होता है वो स्ट्रेट चेन है, दिस इज स्ट्रेट चेन। अगर इसका हम लोग
ब्रांच चेन देखें जिसे एमाइलोपेक्टिन कहेंगे। तो ब्रांच चेन में क्या होगा, यहां पर एक और ब्रांचिंग बनेगा, जैसे ये बना यहां पर ऐसे, और यहां ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऐसे, और यहां पर भी ऐसे ग्लाइकोसाइडिक। अब यहां यहां मान लें कि ये CH2, ये ब्रांचिंग है, ये ब्रांच्ड वाला है, यहां पर CH2OH है, यहां भी CH2OH, यहां पर भी CH2OH, इन सभी में दिखाना होगा CH2OH, यानी 6 कार्बन तो दिखाना पड़ेगा। यहां पर भी CH2OH है, तो यहां पर CH2OH, यहां पर भी CH2OH। अब इसके ऊपर में एक और अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ रहा, यहां CH2OH, तो इसके और इसके यहां OH है, तो इसका हाइड्रोजन लेकर के और उसका ऑक्सीजन लेकर के यूं लिख लें इस तरीके से, इसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। OH है और यहां पर CH और OH लिखे और यहां CH2OH लिखे। तो इस CH2OH में इसका OH और इसका H मिल करके ऐसे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा H2O, और जो बॉन्ड बना वो 6th और 1st कार्बन का है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी इसका 1st कार्बन और इसका 6th कार्बन मिलकर के ब्रांचिंग बनाया। कंपोनेंट ऑफ स्टार्च में हम लोग देखें 2 कंपोनेंट है, जैसा हमने अभी देखा। कंपोनेंट में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज के बारे में हमने ये बताया कि हेलिकल स्ट्रक्चर है और स्ट्रेट चेन का बना हुआ होगा। अमाइलोज, एक स्टार्च में अमाइलोज का कंपोजिशन जो होता है वो 30%, 10 to 30% होगा, जबकि मेजर कंपोनेंट जो होता है स्टार्च का वो अमाइलोपेक्टिन होता है, यानी ब्रांच चेन वाला होता है। कैसा होगा ब्रांच चेन, वो बाद में हम लोग देखें। अमाइलोपेक्टिन होगा जो 70 to 80% होगा, ब्रांच्ड होगा। ब्रांचिंग हमेशा 25 ग्लूकोज रेसिड्यू, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बाद रिपीट होगा, यानी 25 चेन बना ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, उसके बाद ब्रांचिंग शुरू होगा, फिर 25 बनेगा, वो ब्रांचिंग होगा। और इसमें दोनों तरीके का बॉन्ड होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक, यानी 1st कार्बन ऑफ 1 ग्लूकोज एंड 6th कार्बन ऑफ द अदर ग्लूकोज से ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बाय रिप्लेसिंग 1 वाटर मॉलिक्यूल, यानी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा। तो मैंने अभी हमने देखा कि अगर 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज रेसिड्यूज ज्वाइन करके एक पॉलीमर बनता है तो उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, तो वो 99, यानी जितना वाटर मॉलिक्यूल होगा उससे एक कम वाटर, जितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा उससे एक कम वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ ये अनब्रांच्ड होगा, ये ब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है, और यहाँ पर ये हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। दिस विल फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इसमें 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन होगा, जुड़ करके बनाएगा, यानी मिनिमम 200 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ेगा और मैक्सिमम 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ करके एमाइलोज का फॉर्मेशन करेगा। स्टार्च में एबिलिटी होता है, यहाँ देखें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल एट हेलिकल स्ट्रक्चर, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया है ये स्टार्च ने, ये अमाइलोज स्टार्च का, और इस हेलिकल स्ट्रक्चर के हेलिकल पोर्शन पर, यहाँ इस पोर्शन पर आयोडीन बाइंड करता है, जिसके कारण जैसे ही इसको आप डिप करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन में, तो ये आयोडीन इसके इस हेलिकल
स्ट्रक्चर पे बाइंड कर, हेलिकल पोर्शन पे बाइंड करेगा। जहां हेलिक्स का फॉर्मेशन होगा, ऐसे हेलिक्स का फॉर्मेशन हुआ, वहां पर आयोडीन बाइंड कर गया और बाइंड करेगा तो इसका कलर कैसा होगा, ब्लू ब्लैक या ब्लू। और ये सेलुलोज में नहीं होता क्योंकि सेलुलोज हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाता, इसलिए सेलुलोज इस तरीके का ब्लू कलर कभी नहीं दे सकता आयोडीन सॉल्यूशन में। जबकि यहां पर ये ब्रांच चेन है और ब्रांचिंग हब 25 रेसिड्यू ग्लूकोज रेसिड्यू के बाद बनता है और इसमें मिनिमम 2000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ेगा और मैक्सिमम यहाँ पर 200,000 यानी 2 लाख मॉलिक्यूल जुड़ेगा। और इसमें अल्फा ये रेड वायलेट कलर का कलर अपीयर होता है व्हेन इट विल बी डिप्ड इनटू द आयोडीन सॉल्यूशन। अगर आयोडीन सॉल्यूशन में आप इसको डिप करेंगे तो ये कैसा देगा, ये ब्लू रेड वायलेट, नॉट ब्लू, यहाँ पर रेड वायलेट कलर देगा। ये जो देखें, गिव रेड वायलेट कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशन। जैसा कि एग्जांपल है ग्लाइकोजेन, इसलिए ग्लाइकोजेन को कहते हैं एनिमल स्टार्च और एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है ग्लाइकोजेन का। ऐसे एक स्ट्रक्चर है जो लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसमें मिनिमम 2000 होगा और उससे 2 लाख तक का मॉलिक्यूल जुड़ेगा। ये लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और इसमें यहां देखें ब्रांचिंग है। यहां पर एक ब्रांच हुआ, दूसरा ब्रांच है, तीसरा ब्रांच है। ये मान के चलिए कि यह स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजेन है, ग्लाइकोजेन, ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजेन है और इसमें मिनिमम 2000 से मैक्सिमम 2 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ेगा। और यहाँ ब्रांचिंग जहां जहां होगा वहां पर 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा और जहां पर स्ट्रेट चेन, जैसे यहाँ पर देखें, ये जो है ये एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के बीच में यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड होगा 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जबकि यहां पर इसी का ब्रांच, अगर यहां ब्रांचिंग वाला पोर्शन देखें, ये नहीं, ये पोर्शन अगर हम लोग देखेंगे तो ये ब्रांच पोर्शन है। ये स्ट्रक्चर जो हो ये यहां पर ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसका स्ट्रक्चर। यहां पर पहले देख लें कि ये जो स्ट्रक्चर हमने दिखाया वो यहां पर स्ट्रेट चेन का, वो इसका स्ट्रक्चर दिखाया। ये पोर्शन है, इस पोर्शन का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेट चेन। जबकि ये स्ट्रक्चर यहां पर आप देखें तो यहां पर ये ब्रांचिंग हुआ, ये ब्रांच, तो यहां पर का पोर्शन अगर देखेंगे तो इस तरीके से ब्रांचिंग हुआ, यानी स्ट्रेट चेन में ये ब्रांच का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर का ये स्ट्रक्चर हमें 2 तरीके का बॉन्ड बनाएगा। एक तो हमने देखा कि यहां पर अल्फा 1,4 से 1,4 और फिर यहां 6 कार्बन, ये 6 कार्बन है, ये 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन के साथ ही ये ब्रांचिंग हुआ, जैसे हमने पहले के फिगर में देखा था। तो यहाँ पर 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हुआ, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, सिडिक बॉन्ड बना, एक 1,6 ग्लाइकोसिडिक, तो यहाँ ब्रांचिंग हुआ। अब एक और खास चीज ग्लाइकोजेन के स्ट्रक्चर में है। अगर ये ग्लाइकोजेन का स्ट्रक्चर जिसे एनिमल स्टार्च कहेंगे, ये ग्लाइकोजेन है और यहां पर ब्रांचिंग हो रहा है, ऐसे ये ब्रांचिंग हुआ। एक यहाँ तो जहां जहां ब्रांचिंग होगा वहां पर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। यहाँ भी 1,6 होगा, यहाँ पर भी 1,6 होगा, यहाँ पर भी 1,6 1,6 1,6, जबकि इसमें 1,4 होगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक होगा। और इसका राइट एंड, ये राइट साइड है, तो राइट एंड को हम लोग कहेंगे ये रिड्यूसिंग एंड, और यहां पर लेफ्ट एंड है, इसको कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग। ये लेफ्ट साइड होगा और ये राइट साइड है, ये राइट एंड है, राइट, यानी ग्लाइकोजेन का राइट एंड रिड्यूसिंग का मतलब होता है कि जो फेलिक सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस में
रिड्यूस करता है। फेलिक्स सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस को रिड्यूस करता है, यानी जो उसका कलर होता है ब्रिक रेड कलर का, उस कलर को रिड्यूस करता है। जितने मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सभी मोनोसैकेराइड्स जो होता है रिड्यूसिंग शुगर का बनाता है, इसे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, तो आप कह सकते हैं हाँ ग्लूकोज फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि सेलुलोज रिड्यूसिंग नहीं है। सेलुलोज जो है वो पॉलीमर है, नॉट मोनोमर। मोनोमर जो होता है वो रिड्यूसिंग होता है, वो आयोडीन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फेलिक्स सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। यहाँ पर ये चाहे ग्लाइकोजेन हो, चाहे सेल्यूलोज हो, चाहे स्टार्च हो, ये सब रिड्यूसिंग है, लेकिन इसका टर्मिनल्स ये राइट साइड वाला जो होगा रिड्यूसिंग होगा और लेफ्ट साइड वाला होगा जो नॉन रिड्यूसिंग होगा। इसे नॉन रिड्यूसिंग एंड या रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजेन के बाद जो नेक्स्ट होमोपॉलीमर है वो सेल्यूलोज, इनुलिन एंड काइटिन। सेल्यूलोज इनुलिन में देखें, सेल्यूलोज जो होगा ये भी होमोपॉलीमर है, दिस इज ऑल्सो होमोपॉलीमर, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये जो होमोपॉलीमर बना होता है वो बना होता है बीटा नॉट अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पर ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, अल्फा का नहीं होगा, बीटा डी ग्लूकोज है। ये नॉन रिड्यूसिंग है और प्लांट सेल वॉल में कहाँ कहाँ मिलेगा, तो प्लांट सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोजिशन होता है जो सेल वॉल में प्रेजेंट होगा ग्रीन प्लांट के सेल वॉल में, वो ये सेल्यूलोज का बना होगा। कॉटन फाइबर जो हम लोग कॉटन में से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी बना हुआ रहेगा इसी सेल्यूलोज का। और इनुलिन जो रूट ऑफ डालिया में स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है, क्यूकरबिटेसी फैमिली का प्लांट है, वो भी बीटा डी। यहाँ फ्रुक्टोज है नॉट ग्लूकोज, ये फ्रुक्टोज का होमोपॉलीमर है, दिस इज होमोपॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। और ये स्टोर्ड फूड के डालिया के रूप में मिलेगा। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल के बीच में वो है 1,2 ग्लाइकोसाइडिक। ये काइटिन जो मोर कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल है, जो होमोपॉलीमर होगा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का बना हुआ है, यहाँ ग्लूकोज अमाइन है नॉट गैलेक्टोज अमाइन। और ये कहाँ मिलेगा, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स है उसका एक्सोस्केलेटन बना होता है, वो सभी एक्सोस्केलेटन इस काइटिन का बना होगा। ये होमोपॉलीमर है, पहले एनसीईआरटी में हेटेरोपॉलीमर मिस्टेक गलती से लिखा हुआ था, लेकिन अब ये होमोपॉलीमर के कैटेगरी में है, यानी इसका पॉलीमराइजेशन होता है, इस मॉलिक्यूल एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का पॉलीमराइजेशन होता है। सम मोर कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स है, सम मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स। और ये पॉलीसैकेराइड्स में आप लोग देखें, पहला एमिनो शुगर जिसको कहेंगे, फर्स्ट है एमिनो शुगर, एल्कोहलिक शुगर, एल्कोहलिक शुगर का एग्जांपल है मैनिटोल, और मैनिटोल ब्राउन एल्गी में मिलता है, उसमें जो स्टार्च है वो। उसके बाद तीसरा हम लोग देखें कुछ मॉडिफाइड शुगर्स है, मॉडिफाइड शुगर्स जिसमें आ गया ग्लूकोजामाइन एंड गैलेक्टोजामाइन। एमिनो शुगर का एग्जांपल ग्लूकोजामाइन हुआ, ग्लूकोजामाइन। और ये मॉडिफाइड शुगर्स में एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन एंड ग्लूकोजामाइन, गैलेक्टोजा एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। और इसी ग्लूकोजामाइन का ये पॉलीमर है काइटिन। तो ये पूरे कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।